मई 1943 पोलैंड के ऑस्विट्स कंसंट्रेशन कैंप के बाहर एक ट्रेन आकर रुकती है। हजारों की तादाद में डरे हुए लोग बाहर निकलते हैं। तभी भीड़ के सामने खड़ा होता है एक चमकती हुई वर्दी वाला ऑफिसर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है और हाथों में सफेद दस्ताने। वह अपनी एक उंगली के इशारे से लोगों की किस्मत का फैसला कर रहा था। बाईं तरफ यानी सीधे गैस चैम्बर और तुरंत मौत, दाईं तरफ यानी काम के लिए चुनाव। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें देखते ही उस डॉक्टर की आंखों में एक दरिंदगी भरी चमक आ जाती थी, खास तौर पर जुड़वा बच्चे। इस डॉक्टर का नाम था जोसेफ मेंगेले। जिसे दुनिया डॉक्टर कहती थी, वह असल में एक ऐसा कसाई था जिसने अपनी लैब में इंसानियत के परखच्चे उड़ा दिए थे। वह जुड़वा बच्चों की आंखों का रंग बदलने के लिए उनमें केमिकल डालता था, दो बच्चों को आपस में सिल देता था और बिना किसी बेहोशी के उनके अंगों को काट देता था। उसके लिए इंसान सिर्फ लैब के चूहे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा यह नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब दुनिया के सबसे बड़े नाजियों को फांसी दी जा रही थी, तब मेंगेले कैसे बच निकला? कैसे वह दशकों तक दक्षिण अमेरिका के जंगलों में अपनी पहचान छुपाकर ऐश करता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया? तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास के सबसे क्रूर डॉक्टर जोसेफ मेंगेले के काले कारनामों की फाइल खोलने जा रहे हैं। जोसेफ मेंगेले का जन्म साल 1911 में जर्मनी के एक अमीर परिवार में हुआ था। उसके पिता एक कामयाब बिजनेसमैन थे और जोसेफ बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का और महत्वाकांक्षी था। वह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। उसने म्यूनिक यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी और मेडिसिन में दो डिग्रियां हासिल की। उस समय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी विचारधारा का शोर बढ़ रहा था। मेंगेले इस विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मान लिया कि जर्मन यानी आर्य जाति ही दुनिया की सबसे महान जाति है और बाकी सबको मिटा देना चाहिए। उसने अपनी रिसर्च का विषय चुना, जेनेटिक्स और यूजेनिक्स। उसका मानना था कि विज्ञान के जरिए एक ऐसी सुपर रेस बनाई जा सकती है जो कभी बीमार न पड़े और हमेशा ताकतवर रहे। साल 1937 में वह नाजी पार्टी में शामिल हो गया और जल्द ही एसएस हिटलर्स एलीट गार्ड का हिस्सा बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मेंगेले को मोर्चे पर भेजा गया, जहां उसने अपनी बहादुरी के लिए पदक भी जीते। लेकिन एक घायल सैनिक के रूप में वापस लौटने के बाद उसे एक ऐसा काम सौंपा गया जिसने उसे इतिहास का सबसे क्रूर विलेन बना दिया। 30 मई 1943 यह वो तारीख थी जब मेंगेले ने पोलैंड के ऑस्विट्स बिरकेनौ कंसंट्रेशन कैंप में कदम रखा। यह जगह पहले से ही नरक थी, लेकिन मेंगेले के आने के बाद यहां जुल्म की एक नई इबारत लिखी गई। जैसे ही कैदियों से भरी ट्रेनें कैंप पहुंचतीं, मेंगेले वहां अपनी सफेद वर्दी और दस्ताने पहनकर खड़ा हो जाता। वह सीटी बजाता और बड़े ही शांत मन से लोगों को दो हिस्सों में बांट देता। एक इशारा बाईं तरफ, मतलब बूढ़े, बच्चे और कमजोर लोग, जिन्हें सीधे गैस चैम्बर में भेजकर मार दिया जाता था। एक इशारा दाईं तरफ, मतलब वे लोग जो काम करने लायक थे। लेकिन मेंगेले की नजर भीड़ में कुछ खास ढूंढती थी। उसे अजीब दिखने वाले लोग पसंद थे, जैसे सर्कस के कलाकार, बौने और सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चे। जैसे ही उसे जुड़वां बच्चे दिखते, वह चिल्लाता, जिवलिंगे, जिवलिंगे। उन बच्चों को और उनके परिवारों को लगता कि शायद इस डॉक्टर की वजह से उनकी जान बच जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे साक्षात मौत के सामने खड़े हैं। मेंगेले इन बच्चों को अपनी लैब में ले जाता था, जिसे वह अपनी निजी प्रयोगशाला समझता था। मेंगेले के लिए ये इंसान नहीं थे, वे सिर्फ रिसर्च मटेरियल थे। उसने ऑस्विट्स में अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली थी। वह बाकी नाजी अफसरों से अलग था। वह कभी चिल्लाता नहीं था। वह बच्चों को चॉकलेट देता था, उन्हें प्यार से सहलाता था और अगले ही पल उन्हें अपनी मेज पर लिटाकर बिना किसी दया के काट देता था।
वह खुद को एक वैज्ञानिक समझता था जो आर्य जाति के भविष्य के लिए काम कर रहा था। उसने ऑस्विट्ज़ को एक ऐसी जगह बना दिया जहां मौत का तांडव 24 घंटे चलता था। गैस चैम्बरों से निकलने वाला धुआं और जलते हुए मांस की बदबू मेंगेले के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी उस डायरी पर था जिसमें वह उन खौफनाक प्रयोगों के नतीजे लिख रहा था। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उन बंद कमरों के अंदर जो होने वाला था वह विज्ञान के इतिहास का सबसे काला पन्ना बनने वाला था, जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी भुला नहीं पाएंगी। ऑशविट्ज़ के कैंप में जोसेफ मेंगेले का अपना एक अलग ब्लॉक था, जहां किसी और नाजी अफसर को जाने की इजाजत नहीं थी। इसे लोग द जू कहते थे, क्योंकि वहां मेंगेले ने इंसानों को पिंजरों की तरह रखा हुआ था। उसके सबसे पसंदीदा शिकार थे जुड़वा बच्चे। मेंगेले का मानना था कि अगर वह जुड़वा बच्चों के जन्म के रहस्य को समझ ले तो वह जर्मन महिलाओं से सिर्फ जुड़वा बच्चे पैदा करवा सकेगा, जिससे हिटलर की सेना रातों रात दोगुनी हो जाएगी। मेंगेले के प्रयोग किसी नाइटमेयर जैसे थे। वह एक जुड़वा बच्चे को कंट्रोल ग्रुप में रखता और दूसरे पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट करता। वह बच्चों की आंखों का रंग बदलने के लिए उनमें सीधे नीली स्याही इंजेक्ट कर देता था। नतीजा यह होता था कि बच्चे अंधे हो जाते थे या उनकी आंखों में भयानक इन्फेक्शन हो जाता था, जिससे तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाती। वह बिना किसी एनेस्थीसिया के बच्चों के शरीर से अंग निकाल लेता था, सिर्फ यह देखने के लिए कि एक बच्चा दूसरे के दर्द को महसूस करता है या नहीं। एक बार उसने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को पीठ की तरफ से आपस में सिल दिया ताकि वह साइमस ट्विंस बना सके। उन मासूम बच्चों के घाव सड़ गए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मेंगेले को इस बात का कोई दुख नहीं होता था। उसके लिए वे बच्चे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ डेटा थे। जैसे ही एक बच्चा मरता, वह तुरंत दूसरे को भी मार देता ताकि दोनों के शरीरों का एक साथ पोस्टमार्टम करके तुलना की जा सके। मेंगेले को अजीब दिखने वाले लोगों से भी जुनून था। उसने ऑविट्ज़ परिवार को पकड़ा, जो 7 बौनों का एक परिवार था और हंगरी में शो करता था। उसने उन पर हफ्तों तक रिसर्च की, उनका खून निकाला, उनकी हड्डियां चेक की और उनके दांत उखाड़ दिए। लेकिन मेंगेले उन्हें जिंदा रखना चाहता था क्योंकि वे उसके लिए अनोखे थे। वह उन्हें अच्छे कपड़े और खाना देता था, लेकिन बदले में वे उसकी लैब के गुलाम थे। उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। वह गर्भवती महिलाओं पर ऐसे प्रयोग करता था जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। वह यह देखना चाहता था कि एक इंसान बिना खाना पानी के कितनी देर जिंदा रह सकता है या कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है। वह कैदियों को बर्फीले पानी में घंटों खड़ा रखता था और स्टॉप वॉच लेकर नोट करता था कि उनका दिल कब धड़कना बंद करता है। ऑश्विट्ज़ की हवा में हमेशा जलते हुए मांस की गंध रहती थी और मेंगेले उस धुएं के बीच अपनी सफेद वर्दी पहनकर शान से घूमता था। वहां के कैदी उसे देखते ही कांपने लगते थे। वे उसे फरिश्ता इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी वर्दी सफेद थी, लेकिन उसके हाथ खून से सने थे। उसने हजारों बच्चों की जान ली, लेकिन उसकी फाइलों में सिर्फ साइंटिफिक रिजल्ट्स लिखे होते थे। वह अपनी रिसर्च को बर्लिन भेजने की तैयारी कर रहा था। उसे यकीन था कि उसे नोबेल प्राइज मिलेगा। लेकिन 1945 की शुरुआत में जैसे जैसे सोवियत सेना पास आने लगी, मेंगेले को समझ आ गया कि उसका यह नरक का साम्राज्य अब खत्म होने वाला है। वह अपनी सारी रिसर्च और सबूतों को समेटकर वहां से भागने की तैयारी करने लगा। जनवरी 1945। सोवियत सेना ऑश्विट्ज़ के करीब पहुंच चुकी थी। मेंगेले को पता था कि अगर वह पकड़ा गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसने अपनी खौफनाक रिसर्च के कागज समेटे, अपनी सफेद वर्दी उतारी और एक साधारण जर्मन सैनिक के कपड़े पहनकर वहां से भाग निकला। युद्ध खत्म होने के बाद एलाइज ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी तेज थी कि उसका नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में होने के बावजूद
किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसने अपनी पहचान फ्रिट्ज हॉलमैन के रूप में बताई और कुछ समय तक जर्मनी के ही एक फार्म में छिपकर काम करता रहा। लेकिन मेंगेले जानता था कि यूरोप में वह कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। साल 1949 में नाजी चूहों के रास्ते का इस्तेमाल करके वह अर्जेंटीना भाग गया। दक्षिण अमेरिका उन दिनों भागे हुए नाजियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। वहां उसने अपनी असली पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू की। वह कभी हेलमुट ग्रेगर बनता तो कभी कोई और। उसने वहां दवाइयों का बिजनेस किया और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा। उसे यकीन था कि दुनिया उसे भूल चुकी है, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उसे ढूंढ रही थी। 1960 में जब मोसाद ने अर्जेंटीना से एडोल्फ आइचमैन को अगवा किया तो मेंगेले बुरी तरह डर गया। वह वहां से भागकर पराग्वे और फिर ब्राजील के घने जंगलों में छिप गया। वह इतना डरा हुआ था कि उसने अपने घर के चारों तरफ ऊंचे टावर बनवाए थे और वह हर आने जाने वाले पर नजर रखता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पकड़कर इजराइल न ले जाए और उसे सरेआम फांसी न दे दी जाए। हैरानी की बात यह है कि मेंगेले को अपने किए पर कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। वह अपनी डायरी में लिखता था कि उसने जो कुछ भी किया वह विज्ञान और अपनी जाति की भलाई के लिए था। उसके बेटे रोल्फ मेंगेले ने सालों बाद उससे मुलाकात की और उससे उन प्रयोगों के बारे में पूछा, लेकिन मेंगेले ने बड़े ही ठंडे मन से कहा कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि वह तो लोगों की मदद कर रहा था। उसकी यह सोच किसी भी सामान्य इंसान के लिए समझना नामुमकिन है। मेंगेले का अंत किसी बड़े युद्ध या फांसी के तख्ते पर नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही साधारण तरीके से हुआ। 7 फरवरी 1979 को ब्राजील के एक समुद्र तट पर तैरते समय उसे स्ट्रोक आया और वह पानी में डूब गया। उसे एक फर्जी नाम वोल्फगैंग गेरहार्ट के तहत दफना दिया गया। दुनिया को सालों तक पता ही नहीं चला कि मौत का फरिश्ता मर चुका है। साल 1985 में उसकी कब्र खोदी गई और डीएनए टेस्ट के जरिए पता चला कि वह कंकाल जोसेफ मेंगेले का ही था। आज जोसेफ मेंगेले की हड्डियां ब्राजील की एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह एक बहुत बड़ा न्याय है कि जिस इंसान ने जीते जी लोगों के शरीरों के साथ खिलवाड़ किया, आज उसका अपना शरीर एक रिसर्च का जरिया बन गया है। मेंगेले की कहानी हमें याद दिलाती है कि विज्ञान जब नफरत और कट्टरता के हाथ लग जाता है तो वह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह मर गया, लेकिन उसकी क्रूरता के निशान आज भी उन परिवारों के जख्मों में जिंदा हैं जिन्होंने ऑशविट्ज़ के उस नरक को देखा था।